गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर, आज की क्लास सबसे अजूबा क्लास के रूप में साबित होने वाला है। ये बात आपको तब पता चलेगा जब आप इस क्लास का ना मात्र 5 से 7 क्वेश्चन कीजिएगा ना, इसके बाद आपको फील होगा कि सच में ये क्लास आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो सबसे पहली बात तो है ना सर कि इस क्लास में आपको एक चीज़ का कमी दिखेगा, वो क्वेश्चन का टाइपिंग का मेरे भाई। क्योंकि सर आपको पता है सर कि 2-3 दिन से थोड़ा सा टाइपिस्ट का तबियत ज़्यादा खराब है मेरे भाई, ठीक है। तो उन्होंने इतना करके दे दिया मेरे लिए, यही बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है। क्योंकि सर उनके पास थोड़ा सा अभी तबियत जब खराब होता है तो इंसान को फील को समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर बस यही क्लास में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी की क्लास में आपको सर क्वेश्चन इतना बेहतरीन तरीका से सजा रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सजा रहने से क्या मतलब है, क्वेश्चन में क्वालिटी दिखनी चाहिए सर। और वो क्वेश्चन में क्वालिटी दिखनी चाहिए जिससे हमारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में सवाल फंसे, ठीक है सर। तो देखो सर कुछ है नहीं, आज हमारा एक बड़ा भंडारा है सर, ठीक है। वो पता है किसका किसका है मेरे भाई। तो आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं सर, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपको रहेगा सर फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। आ जाना, इसके बाद एंड आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ, आज की क्लास में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल को फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देता हूँ शुरू। और थोड़ी से 2-3 दिनों से क्लास बंद था, 2 दिनों से, तो माफ़ करना मेरे बड़ा भाई, ठीक है सर। क्योंकि देखो सर, आपको ही पता है ये बात कि जब सर क्लास नहीं लेते हैं तो मुझे आपसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है सर, ठीक है। बट मजबूरी है तो माफ़ करना। चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देते हैं आगाज। और देखो सर, हमने महामैराथन का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। महामैराथन क्लासेस का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां से जाना और सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा और अब की बार सिलेक्शन का मतलब यहीं से चमकेगा, ठीक है सर। आ जाना, 1 नंबर सवाल हम लोग जरा देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 किलोग्राम एक दरमान 2 किलोग्राम का एक दरमान विरामा अवस्था से 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक गति करता है तो वस्तु के संवेग में लंबित होगा। यानी कहने का सेंस है सर, हमसे पूछा संवेग, हमसे क्या पूछा, संवेग। जहां पे हमें कहा है कि 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, यानी कहने का सेंस है सर कि इसमें जो द्रव्यमान है वो कितना है, 2 किलोग्राम। कहता है विरामा अवस्था से 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक है। यानी कहने का सेंस है जो हमारा त्वरण है वो आपको कितना है, 1.5 है मेरे भाई। कहता है 4 सेकेंड तक गति करता है, यानी जो टाइम है मेरे भाई वो आपको 4 सेकेंड है। तो हमसे पूछा वस्तु के संवेग में लंबित है, मैंने कहने का सेंस है हमसे पूछा वस्तु का संवेग क्या होगा। लेकिन इस बात को फील करना सर, कहता है 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान विरामा अवस्था से विरामा अवस्था से विरामा अवस्था से इसका मतलब है जैसी सेंटेंस आ गया विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब है कि सर हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0, यानी u बराबर क्या हो गया, 0। हमसे क्या पूछा सर, संवेग। अच्छा एक बात आप जरा बताइएगा, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है mv। संवेग बोले तो p, ठीक है सर, यानी p बराबर क्या होता है सर, ये mv, ठीक है। आ जाना, संवेग बराबर क्या होता है, mv। अच्छा इसके लिए हमको भी निकालना पड़ेगा, तो एक फार्मूला होता है, पता है कौन सा फार्मूला होता है, v बराबर u प्लस 80। v बराबर u प्लस कितना, 80। अब देखना सर, हमको भी निकालना है, u का मान 0 होगा प्लस a का मान कितना है सर, 1.5 है, गुने t कितना है सर, 4 सेकेंड है यहाँ पे t, यानी v बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 5 20 और 4 एकम 4, 4 और 2 कितना 6, यानी ये कितना हो गया सर, कितना 6.0। निकालने का सेंस है किसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6, ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकेंड, 6.0 मीटर प्रति सेकेंड। हमसे क्या पूछा है सर, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है सर, संवेग बराबर होता है mv। m का मान 2 है, v का मान कितना आया है, 6.0, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी क्या हो गया सर, 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोले तो ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर? क्या अभी भी न्यूमेरिकल से आपको डर लगता है? सर मैं आपको वादा देता हूं मेरे भाई, कसम है सर इस कलम की जिससे मुझे 2 रुपया मिलता है सर,
जिससे मेरा पेट चलता है सर। मैं वादा करता हूं सर कि जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं तब तक संदीप कुमार झुकेगा नहीं। ये वादा किया हमने खुद से मेरे भाई। और जो लोग सर अभी तक बच्चे को फील को नहीं समझ पाते हैं, जो कंपनियां, आप समझ गया होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, माफ़ करना। चलो सर, वरना तुम लोग हम ही को बर्बाद कर दोगे सर। आइएगा सर, सवाल नंबर 2 की तरफ आइएगा। ये फिजिक्स का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है 3 प्रतिरोध त्रिभुज ABC बनाते हैं। अच्छा, 3 गो प्रतिरोध है, ये क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। आ जाना, पहला प्रतिरोध ये हमारा है, आ जाना। अब देखो दूसरा प्रतिरोध हमारा ये है सर, तीसरा प्रतिरोध हमारा ये है, ठीक है। आ जाना, 3 प्रतिरोध है, एक को बोलो A, दूसरा को बोलो B और तीसरा को बोलो C। 3 प्रतिरोध प्रतिरोध AB BC CA है, ठीक है। अच्छा, पहला AB का मान कितना है सर, 20 ओम है। AB 20 हो गया। BC कितना है मेरे भाई, तो BC आपको दिया हुआ कितना, ये 30 है। आ जाना, ये हमारा AC कितना है मेरे भाई, तो 50 है, ठीक है। अब सोचना क्या करना चाहता है, अब मैं आपको बताता हूं। कुछ करना नहीं, देखो इधर कुछ नहीं करना है सर। जो प्रतिरोध यहां से तुम्हें दिख रहा है ना, कुछ नहीं करना। हमें क्या पूछा है सर, AC पर समतुल्य प्रतिरोध। देखो हमसे पूछा है AC का समतुल्य प्रतिरोध। किसका पूछा, AC का। जिसका पूछेगा, हमसे पूछा AC का समतुल्य प्रतिरोध, यहां से यहां AC का समतुल्य प्रतिरोध। जिसका समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा उसको छोड़ करके अदर 2 प्रतिरोध को जोड़ देंगे। हमने क्या बोला, जिसका प्रतिरोध पूछेगा उसको छोड़ करके अदर 2 प्रतिरोध को जोड़ देंगे। यानी ये वाला 20 और ये वाला 30 को जोड़ दो तो ये हमारा R1 निकल जाएगा। R1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 30 कितना, 50 ओम, ठीक है सर। जोड़ने के बाद ये 20 और 30 हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 50। 20 + 30 बराबर कितना हो गया सर, तो ये R1 बराबर हो गया 50 ओम। आ जाना, अब इसे कह देना R2 मेरे भाई, क्योंकि ये AC का समतुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा है। आ जाना, समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 अब प्लस 1/R2। आ जाना, 1/R1, 1/R1 का मान कितना है सर, 50 है, ठीक है। आ जाना, 1/R2 का मान कितना है, 50 है। 50 को कर लेना LCM, तो ऊपर 1 और प्लस में 1 यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर 1/R बराबर ये 2 बट्टा कितना, 50 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 50 को तो 25 बार में कटेगा। यानी कहने का सेंस है 1/R बराबर 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 25। 1/R बराबर 1 बट्टा कितना, 25। ये ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, यानी कहने का सेंस है कि R बराबर कितना हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। कहोगे सर हम जब ऐसे सवाल को देखते थे ना तो मेरा नज़रिया चेंज हो जाता था। हमने बोला तुम्हारा मुलाकात हो गया संदीप कुमार से। सर आपको तब तक नहीं छोड़ना है तब तक तुमको तोड़ना पड़े, टूटे ना, ठीक है सर। हाँ, अच्छा एक बात सोचो सर, पहली बात मैं आपको बताता हूँ सर, कि आप घर से इतने दूर आकर के पढ़ रहे हो और वो भी सर इतनी कष्ट का ज़िंदगी से झेल रहे हो सर। स्टूडेंट लाइफ इज़ द सबसे मतलब जो कहता है ना सर, मतलब चैलेंज लाइफ होता है। क्योंकि सर ये स्टूडेंट लाइफ में सर माता पिता सब घर परिवार सबका टेंशन होता है, पढ़ाई का एक अलग टेंशन होता है। कितना लोग बाबू सोना का टेंशन करता है। ये सब मत करना, बाबू सोना का टेंशन मत करना। संदीप कुमार जहाँ घुसा गया सर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहले एक बार मैं आप सबसे कमेंट करवाना चाहता हूं। आप लोग प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को आप कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, पहले ये बताना कि जब इस टाइप का सवाल आपके सामने आएगा तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। जिसका समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो उसको छोड़ करके अदर दोनों को जोड़ देना तो वह R1 निकल जाएगा। और जिसका पूछेगा उसका जो रहेगा उसे R2 बोल देना। और समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला तो 1/R बराबर 1/R1, ठीक है सर। कमेंट करके बता देना सर। बट ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है सर। सवाल नंबर 3 की तरफ आना। 3 नंबर सवाल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं सर। आपको ये बात पता होगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपके पास टाइम ना के बराबर है, तो कम टाइम में बेहतर करना है तो इसके लिए आपको कम टाइम में बेहतर सवाल से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर हम अभी क्या देख रहे हैं सर, अभी भी लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मेरे भाई कोर्स के चक्कर में ना रहो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अभी से अगर तुम चाहोगे कि हम प्रत्येक चैप्टर को पढ़ लेंगे तो ये तुम्हारे नज़रिया खराब है सर। क्योंकि अभी से अगर तुमको सच में सिलेक्शन पाना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करो सर, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करो, ऑटोमेटिक नंबर ऑफ रिजल्ट ज़्यादा हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, तो सर हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन। तुम कहोगे सर मास्टर तुम अपना फायदा बोल रहा है,
4 क्लास करके देखो, अगर तुम में परिवर्तन, तुम में अगर अंतर नहीं, तुम अगर बर्बाद नहीं होगे तब तुम मेरे को बोल देना। सर मैं आपको बताता हूं सर, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरे भाई, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है सर। ये चीज़ को मैंने फील किया, और तुम भी 10 क्लास लगातार करो मेरा, इसके बाद तुम 11वां क्लास 10 क्लास का तुम 4 से 5 वीडियो मेरा देखो ना तुम। अगर तुम्हारा छठा वीडियो में अगर तुम्हारा दिल नहीं बोल दिया ना सर कि सच में सिलेक्शन यहीं से होगा, तब फिर तुम मेरे को बोल करके चले जाना कमेंट बॉक्स में, यही कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला रहेगा। ठीक है सर, ये वादा है सर, क्योंकि सर इसके प्रति हमने मेहनत किया, और क्वेश्चन को हम कैसे कैसे करके छांटते हैं सर, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद पूरे मॉडल पेपर को देखते हैं, गाइड को देखते हैं, तब जाकर के हम आपके लिए क्वेश्चन को लाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होबे न करेगा जी, इसीलिए तो क्वेश्चन सब लूटने लगा। चलिए सर आना, ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, ये ऐसा गेस क्वेश्चन है मेरे भाई जो हर टीचर के पास है। हाँ, पॉलिटेक्निक के जितने टीचर है वो सबके पास है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है सर, और लगभग सर 500 टीचर ऐसे हमसे जुड़े हुए हैं जो मतलब व्हाट्सएप के थ्रू, जो मतलब ये पीडीएफ के थ्रू अपने बच्चे को पढ़ाते हैं सर। तो अगर जिन किन्हीं को चाहिए ये पीडीएफ मेरे भाई, क्योंकि हम आपको बताते हैं पिछले बार मात्र 900 से भी कम गेस क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से हमने 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ाया था सर, उसका रिजल्ट आपको प्रमाण में है सर। ठीक है, आ जाना। लेकिन अब की बार 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन है, मेरा उम्मीद है कि 30 से 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लड़नी चाहिए, और जिस दिन 40 क्वेश्चन लड़ गया तो सिलेक्शन पूरा यहीं से होगा, और जो बच्चा इसको पूरा पढ़ लेगा और बना लेगा ना सर, तो उसका सिलेक्शन पक्का है सर। ठीक है, और ये बता देना चाहता हूँ सर, इसका प्राइस आपको 99 रुपया है, और ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन को हमने अपने हाथों से लिखा, ये टाइपिंग किया वो नहीं है सर, हमने अपने हाथों से लिखा, विथ सॉल्यूशन के साथ हमने लिखा, इसमें सॉल्यूशन भी है सर। ठीक है, 12 रातें से ज़्यादा हमने जगा, तब जाकर के ये गेस क्वेश्चन तैयार हुआ सर। ठीक है, क्योंकि मेरा मतलब मेरा एक ही सिंपल फंडा होता है, देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, और इतना दुरुस्त आएंगे कि सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में झुका के जाएंगे। ठीक है सर, जिन किन्हीं को चाहिए तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, चाहे फ़ोन पे, चाहे गूगल पे, चाहे पेटीएम, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर अपने किसी से दोस्त से, साथी से, भाभी से, साली से, बीबी तो नहीं होगा, किसी से भी आप पेमेंट करवा करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, तुम्हें पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो 1 मिनट के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। और एक बात और ये है सर कि प्लीज़ मेरे भाई ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा, ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि आपका काम जो है वो व्हाट्सअप पर से ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि सर स्टाफ यहाँ पे एक है, और वो बेचारा हमेशा बेचैनी में रहता है, आप लोग को कॉल को लेकर के, इतना कॉल कि बेचारा वो परेशान हो जाता है। हम उसको कहते हैं प्यार भी तो मिलता है ना। चलिए आते हैं सर आज की क्लास का ये तीसरा सवाल, ये कैमा सवाल है मेरे भाई, ये तीसरा सवाल है। ठीक है, आइएगा तनी, कहता है ना, यदि एक कक्षा का प्रिज्म पानी में डुबाया जाता है, एक कांच का प्रिज्म पानी में डुबाया जाता है, तब इसकी परिक्षेपण क्षमता क्या होगा। देखो, एक कांच का प्रिज्म है सर। ठीक है, किसका प्रिज्म है, एगो जो है ना वो कांच का प्रिज्म है। अब कांच के प्रिज्म को कहाँ डुबाएगा, तो पानी में डुबाएगा। जब कांच के प्रिज्म को पानी में डुबाएंगे ना सर, कांच के प्रिज्म को पानी में डुबाएंगे ना सर, तो इसकी परिक्षेपण क्षमता, देखो सर, जब कांच की प्रिज्म को पानी में डुबाएंगे ना, तो ये दूसरी बात क्या है ना सर कि इसका गति करने का जो क्षमता होगा ना वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षमता घट जाएगा, क्षमता क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, देखो कोई भी चीज़ अगर निर्वात में चल रही है, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और वही किसी भी लाइट को अगर हम पानी में देंगे सर तो उसका गति घट जाएगा। तो इसी प्रकार से कांच का जो प्रिज्म है तो वो पानी में जब डुबाएगी तो इसकी परिक्षेपण क्षमता क्या होगा, तो वो घट जाएगी, परिक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछा है सर क्या कि यदि एक कांच का प्रिज्म पानी में डुबाया जाता है तो परिक्षेपण क्षमता घट जाता है, कांच के प्रिज्म को पानी में डुबाया जाता है तो परिक्षेपण क्षमता घट जाता है, कांच के प्रिज्म को पानी में डुबाया जाता है तो परिक्षेपण क्षमता घट जाता है, कांच के प्रिज्म को पानी में डुबाया जाता है तो परिक्षेपण क्षमता घट जाता है। इस बात को जरा नोट कर लीजिएगा सर। आइएगा तनी सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना सर क्या कि त्वरण और विस्थापन का ग्राफ का क्षेत्रफल
त्वरण और विस्थापन के ग्राफ का क्षेत्रफल, तो त्वरण और विस्थापन के ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्षेत्रफल पूछा, देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अब बट्टा में क्या टाइम, लेकिन हम बट्टा में टाइम नहीं, बट्टा में 2 दे देना, लेकिन क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो कर देंगे पता है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा में कितना 2। तो त्वरण और विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, त्वरण और विस्थापन जो होता है सर वो ग्राफ का जो क्षेत्रफल दर्शाता है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा क्या दर्शाता है, 2 दर्शाता है। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा में कितना 2। तो आज के बाद ये सवाल आपके सामने अगर कभी भी आए कि त्वरण और विस्थापन का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो त्वरण और विस्थापन का जो क्षेत्रफल है वो हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2 दर्शाता है। हाँ, हमने क्या बोला है सर कि त्वरण और विस्थापन का जो ग्राफ है वो क्या दर्शाता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2 दर्शाता है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा, कहता है एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के, एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए आवश्यकता होती है क्या। एक बायोगैस का प्लांट है, ठीक है सर, इसमें हमें बायोगैस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। हमें एक बायोगैस का प्लांट है, उसमें बायोगैस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की परंतु जल की नहीं। अच्छा, ऑक्सीजन की परंतु जल की नहीं, गलत बात, ऑक्सीजन की परंतु जल की नहीं, गलत बात। फिर कहता है जल की परंतु ऑक्सीजन की नहीं, जल की परंतु ऑक्सीजन की नहीं, ये भी सर आपको गलत बात है। ठीक है सर, आ जाना। फिर कहता है ऑक्सीजन और जल दोनों की, ऑक्सीजन और जल दोनों की। हमें क्या बोला है सर कि एक बायोगैस प्लांट है, ठीक है, इसमें हमें बायोगैस बनाना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। बायोगैस का प्लांट है, उसमें हमको बायोगैस ही बनाना है तो वो बिल्कुल बनेगा, लेकिन बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगा, तो सबसे पहले उसमें ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होगा। ठीक है, जब बायोगैस की प्लांट में बायोगैस बनाएंगे, हमने क्या बोला है, बायोगैस की प्लांट में बायोगैस बनाएंगे तो हमें ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होगा। हमने क्या बोला है सर कि बायोगैस के प्लांट में बायोगैस बनाएंगे तो ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर सटीक जाएगा। ठीक है, 6 नंबर न्यूमेरिकल की दुनिया में, 6 नंबर न्यूमेरिकल की दुनिया में कहता है दैया हमने तो लुट गया रे। ये एग्जाम देकर के आओगे तब कहोगे, अगर इन्ने और उन्ने के चक्कर में रहोगे तब। ठीक है सर माफ़ करना सर। आइएगा सर, देखते हैं हम लोग क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कहता है ना 6 नंबर है ना, कहता है यदि एक लेंस की वस्तु की ओर, यदि एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूर तक ले जाया जाए तब भी प्रतिबिंब का आवर्धन वही रहता है जो लेंस की फोकस। अच्छा, कहता है ना सर कि यदि एक लेंस की फोकस को, यदि एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूरी तक लाया जाता है। देखो सर, यदि एक लेंस, एक वस्तु है, ठीक है, मान लो ये वाला वस्तु है, यहाँ पे कोई एक लेंस है, ठीक है सर। अब सोचो ये लेंस, ये वस्तु की दूरी जो है ना वो 20 मीटर है, तो अब ये वाला लेंस को ना हम 15 सेंटीमीटर तक ले गए, मान लो यहाँ तक हमने लेकर के आया है। अब सोचना ये वाला लेंस का जो ये वस्तु की, देखो ये लेंस यहाँ, ये वस्तु यहाँ है, तो जो यहाँ पर ये पूरा का जो आवर्धन क्षमता था वही लेंस जब 15 सेंटीमीटर वस्तु की ओर चला जाता है तो भी आवर्धन क्षमता वही होता है। हमने क्या बोला, सपोज मान लो कि ये लेंस है, ठीक है सर, ये मान लो ये वस्तु मान लो है, ये हमारा आँख है, ठीक है, तो अभी इसका दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो भी आवर्धन क्षमता मान लो 20 है, आवर्धन क्षमता कितना है 20 है, लेकिन इसको हमने लेंस को अब यहाँ पे ला दिया तो भी आवर्धन क्षमता 20 है। इसका सवाल ये है, तो कहने का सेंस है कि इसका फोकस क्या होगा। आ जाना, कुछ नहीं, देखो सर हमें कहता है फोकस क्या होगा, तो फोकस का स्क्वायर बराबर होता है F1 गुने F2, F1 गुने F2। हमने क्या बोला, फोकस का स्क्वायर बराबर होता है F1 गुने F2, या फिर अगर आपको F1 इसको मानना नहीं है सर तो आप इसको कह सकते हैं A1 इंटू A2, A1 इंटू A2, ठीक है, A1 इंटू A2। हमने क्या बोला है, पहले दूरी कितना था, तो पहले दूरी 20 था, तो
f का स्क्वायर बराबर 20 गुने कितना, अब दूरी कितना हो गया, पहले 20 था तो 15 घसका है तो 15 हो गया, यहाँ पे गुना में कर देना। f2 का स्क्वायर बराबर कितना, इसको गुना कर दो, 15 और 20 को क्या कर दो, गुना कर दो, यानी 15 दहे के 200 यानी 300 हो जाएगा ये। अब सोचना सर, अब ये हमारा f2 बराबर क्या हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 300। अच्छा ये रूट अंडर 300 एफ बराबर, आप जरा सोचना सर कि ये रूट अंडर 300 है, किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। यानी कहने का सेंस है कि ये जो है वो 17 और 18 के बीच में होगा। क्या 18.2 सेंटीमीटर, गलत बात है क्योंकि ये है 300 और 18 का स्क्वायर हो जाता है 324, तो इसका नहीं होगा। ये 16.8, गलत बात है क्योंकि 16 से बड़ा होता है 17, तो 17 का स्क्वायर 289 है जो कि 300 से छोटा है। ये 15 भी नहीं होगा सर, ये होगा 17.5। कितना होगा मेरे भाई, 17.5। और तुम कहोगे सर हमको तो इसका स्क्वायर रूट नहीं याद है, हम कैसे निकालेंगे, बकलोला है। सबसे पहले इसके करीब का स्क्वायर देखना, इससे बड़ा होता है 324 तो वो 18 का स्क्वायर है, इससे छोटा होता है 289 तो वो 17 का स्क्वायर है। यानी इसका जो आंसर होगा वो 18 और 17 के बीच होगा, जो कि सर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ ना रे बाबा ना। चलो सर आना सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन देखना, और आपसे एक चीज़ कहूँगा सर कि इस क्वेश्चन का जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि सर आपके बिना मेरा कमेंट बॉक्स अधूरा है। ठीक है, आपके बिना मेरा कमेंट बॉक्स ही नहीं, मेरा चैनल अधूरा है, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, वो चैनल आपका है, क्योंकि ये चैनल का शोभा आप हो। तो इस चैनल का शोभा बढ़ाना है ना सर, तो 1 लाख का परिवार बनाना होगा। इसके लिए सर हर कोई दोस्त, हर साथी, हर दोस्त, हर भाई अपने अपने 10-10 लोगों को शेयर करना, 10-10 लोगों को शेयर करना। 1000 लोग शेयर कर दोगे सर तो 10,000 ऐसा ही बढ़ जाएगा सर, फिर आपका परिवार 1 लाख से एभव का परिवार दिखने लगेगा। तो इसमें आपका साथ चाहिए, बस और कुछ नहीं कहूँगा सर। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ सर, तो आपसे मैं कुछ भी नहीं मांगता हूँ, दक्षिणा के रूप में मैं यही मांगता हूँ सर, क्योंकि आपका परिवार जितना आगे जाएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि मेरा कहना है कि सही चीज़ों को सही जगह पहुँचा दो, गलत चीज़ों को बैठा दो। ठीक है सर, आ जाना। कहता एक स्टील की सुई को जल पर इसके कारण तैराया जाता है। अच्छा देखो सर, स्टील का जो सुइया होता है ना सर, स्टील की सुई, जो सुई होती है ना सर स्टील की, वो जल पे क्या करता है सर, वो जल पे तैरता है। जल पे क्या करता है सर, ये तैराया जाता है, जल पे वो तैराया जाता है। क्यों स्टील की सुई को जल पे तैराया जाता है, क्यों, समंजन की तरह, ससंजन की, किसके बल की तरह, ससंजन बल के तहत। ठीक है, हमें कहता है सर क्या, किसके बल की तरफ, ससंजन बल की तरफ, ससंजन बल की नहीं, पृष्ठ तनाव की तरफ। ये नहीं होगा सर, ये हमारा होगा पृष्ठ तनाव होगा। ठीक है, हमें कहता है एक स्टील की सुई को जल पर इस किसके कारण तैराया जाता है, एक स्टील की सुई को जल पर पृष्ठ तनाव के कारण क्या करता है, तैराया जाता है। एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जाता है, इसके मतलब किसके कारण तैराया जाता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तैराया जाता है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जाता है, स्टील की सुई को जल पर पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाता है, तैराया जाता है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण तैराया जाता है। ठीक है, चलो अगला की तरफ आना सर, सवाल नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा मेरे भाई। कहता है एक दूरी पर स्थित ये क्या सवाल है रे, एक दूरी पर स्थित दो उत्तल लेंसों को एक दूसरे के स्पर्श लाया जाता है तो संयोजन की फोकस शक्ति क्या होगा। अच्छा, कहता है एक दूरी पर स्थित मतलब दो ऐसे है, ठीक है, स्थित दो उत्तल लेंसों को एक दूसरे के स्पर्श में लाया जाता है, दो उत्तल लेंस को एक दूसरे के स्पर्श में लाया जाता है, संयोजन की फोकस शक्ति क्या होगी, संयोजन की फोकस शक्ति क्या होगी। हमसे पूछा संयोजन की फोकस शक्ति क्या होगी। जब दो उत्तल लेंस एक दूसरे के करीब आएगा ना, दो उत्तल लेंस एक दूसरे के करीब आएगा ना सर, तो फोकस शक्ति बढ़ेगी। हमने क्या बोला, जब एक दूसरे के करीब आएगा, दो लेंस एक दूसरे के करीब आएगा ना सर, तो फोकस शक्ति बढ़ेगी। जब फोकस शक्ति बढ़ेगी सर, तो लेंस की क्षमता घटेगी।
हमने क्या बोला, जब लेंस एक दूसरे के करीब आएगी ना सर तो फोकस शक्ति जो होगी सर, ये फोकस शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, फोकस शक्ति जो होगा ना सर वो हमें बढ़ता है। फोकस शक्ति क्या होता है सर, बढ़ता है। आ जाना। लेकिन सर लेंस की क्षमता घटता है। अरे बोले ना भाई मेरे पास ए बी टिक नहीं होगा, मैं आपको इससे रिलेटेड जो पूछता है ना वो हर चीज़ बता देंगे। अगर कभी भी आपके सामने सवाल आ जाए कि दो लेंस को एक दूसरे के समीप लाया जाए, एक दूसरे के करीब लाया जाए, तो वैसे केस में फोकस की क्षमता जो होती है सर वो हमारा बढ़ती है। फोकस की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन लेंस की क्षमता घटती है। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू 1/f। तो ये जब बढ़ेगी तो ये घटेगी, और जब ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। तो जब फोकस बढ़ेगी तो ये घटेगी। तो ऐसे केस में फोकस बढ़ती है तो लेंस की क्षमता घटती है। मैंने क्या सही बोला ना? मैंने सही बोला ना? बोला ना जी, सही है बोला मैंने, गलत नहीं बोला छे। आना सवाल नंबर 9 की तरफ आना। तनी 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, तनी जुड़े रहिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, मज़ा आएगा सर। दुश्मन देख के जलेगा सर तो आपको और अच्छा रहेगा सर। आ जाना। कहता है ना सर कि एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब 36 सेंटीमीटर बकरता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से प्राप्त होता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगा? अच्छा, सवाल कितने लोग समझा? सवाल समझ में आवे छे कि ना आवे छे? हम मैथिली बोल देते, भोजपुरियो बोल देते, मगहियो बोल देते। पता है क्यों? आ जाना, क्योंकि देखो हम तो मगध के लोग हैं सर, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बताएंगे। आ जाना सर। देखो कहता है क्या सर कि एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब, एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मेरे बात को सोचना, ए सुनो सुनो, देखो इधर। अब ऐसे सोचना, अगर भी जो है ना सर, भी जो है सर, ऐसे सोचो ना, देखो भी जो है ना सर, भी जो है ना सर, अगर भी हमारा भी है, अगर भी हमारा भी बराबर मान लो u है, ठीक है सर, लेकिन 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है सर कि प्रतिबिंब कह रहा है आभासी है, और जब प्रतिबिंब आभासी है तो वैसे केस में हमें भी का जो मान होगा सर वो 3u होगा। हमें बोला है 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी एक वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कहने का सेंस है कि वस्तु के 3 गुना का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर मान लेना, अगर वस्तु अगर 10 है, अगर प्रतिबिंब अगर 10 है तो ये 30 है, ठीक है सर। तो 3 गुना का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो भी बराबर 3u हो गया। अब सोचना सर, हमें क्या कहता है, u तो u रहेगा, तो कहता है सर कि तो सेम बकरता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से प्राप्त होता है, तो अब वस्तु की दूरी क्या होगी? तो 1/, अच्छा बकरता त्रिज्या कितना है, बकरता त्रिज्या कितना है सर, ये r बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर बकरता त्रिज्या है, तो फोकस कितना होगा सर, तो 18 दूनी 36, 18 सेंटीमीटर। बकरता त्रिज्या कितना है, इतना, तो फोकस कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। अब सोचना सर, हमसे पूछा है वस्तु की दूरी 1/f। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना है सर, तो फोकस हमेशा माइनस में लेना सर, यानी कहने का सेंस है ये हो जाएगा हमारा -1/18 बराबर, माइनस फोकस लेना। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण से प्राप्त है, तो माइनस फोकस लेना, ठीक है। 1/v, v का मान कितना ले लेना, 3u, अब प्लस आ जाना सर, दोनों माइनस में लेना सर, ठीक है, आ जाना। लेकिन प्रतिबिंब वस्तु की दूरी क्या है, u, तो u को u रहने देना, लेकिन इसको माइनस में ले लेना सर, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी को क्या ले लेना, माइनस में ले लेना, 3u। ये कितना हो जाएगा, -1/18। ये भी कितना है, -1/3u। इसको इधर लाओ ना, -1/ कितना, 3u प्लस 1/ कितना, v। इसको इधर लाओ सर, तो -1/18 प्लस 1/3u, अब बराबर 1/ कितना, v। कितना, 1/v। किसी को दिक्कत नहीं है? आ जाना। इसको एलसीएम कर लो सर, यहाँ पे क्या कर लो, एलसीएम कर लो। कितना एलसीएम होगा सर, एलसीएम करना आता नहीं? अरे सर एलसीएम यहीं कर लो न, सही में पागले हम भी हैं, ये हम भी बुड़बक है यार, मेरे को लगता है कि मैं बुड़बक हूँ कभी कभी।
आ जाना, यहाँ पे 3u को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा 1 माइनस में अब प्लस में कितना 3u प्लस में कितना 3, तो ये हो जाएगा -1/18 बराबर कितना 2, अब बट्टा में कितना 3u। आज इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दो, ठीक है सर। आ जाना 18 दूनी 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना 3u, 12 तिया कितना 36 यानी 12 बार में, यानी u का जो मान आया है सर वो -12 आया है। यानी कहने का सेंस है कि वस्तु का जो दूरी आया है वो कितना आया है -12 सेंटीमीटर। और माइनस अपने आप में बताता है सर कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों केस में वस्तु का जो दूरी होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये हमारा u का मान कितना आया है 12 आया है। ठीक है सर, सवाल बहुत हल्का था। चलिए आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। ये क्वेश्चन देख करके सर सिस्टम को खराब मत कर लेना। सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10 है, मत कर देना बस, अभी बहुत लंबा जाना है सर। ठीक है, आइएगा क्या कहता है 10 नंबर कि 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। 20 वोल्ट यानी भी का मान कितना है 20 वोल्ट, 4 ओम का प्रतिरोध, आर बराबर कितना है सर ये 4 ओम, प्रति सेकेंड मतलब टी बराबर कितना 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड मतलब टी बराबर 1 सेकेंड। हमसे पूछा उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा निकालने के लिए पता है क्या होता है, उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है VIT क्या होता है VIT। लेकिन सर आई नहीं पता है मेरे को, तो आई निकालना पड़ेगा सर। आई बराबर पता है क्या होता है सर, आई बराबर होता है V/R, जहाँ पे आई क्या है सर, तो आई हमारा धारा है, भी का मान कितना है 20, अब बट्टा में कितना 4, इससे ही गला खोपचे में 5 बार में, यानी आई का मान हो गया 5। उत्पन्न ऊष्मा बराबर कितना हो जाएगा सर भी का मान कितना है मेरे भाई 20, आई का मान कितना है मेरे भाई, ये आई का मान आपको निकाले हैं 5, अगुने टी का मान कितना है 1 बराबर कितना 20×5 100 यानी 100 हो गया। आंसर कितना हो गया मेरे भाई 100 जूल। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका सी। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट नाना है जी तभी तो कहोगे कि तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, अगला सवाल नंबर 11 की तरफ आना। ये 11 नंबर क्वेश्चन में कितने लोग ताकत लगाओगे, जोर लगाओगे, दम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो सर ये क्लास, अच्छा पहले ये कमेंट करके बता देना कि ये क्लास तुम्हें कैसा लग रहा है सर, ये क्लास तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे भाई, प्लीज़ मेरे भाई कमेंट करके बता देना। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है सर तो वो भी कमेंट करना, क्योंकि मैं आपका कमेंट भी पढ़ना चाहता हूं सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अच्छे कमेंट पढ़ना चाहता हूं, नहीं मेरे भाई, तुमको जैसा ये क्लास लगे वैसे दिल पर से हाथ रख करके एक बार कमेंट कर देना। ठीक है सर, आ जाना क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों को इसका PDF चाहिए ना सर, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा। ठीक है, अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाइएगा और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार, टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना है संदीप कुमार ऑफिशियल, टेलीग्राम में क्या सर्च करना है मेरे भाई संदीप कुमार ऑफिशियल। ठीक है सर, आ जाना, इतना सर्च करोगे आईडी खुल जाएगा, उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 14,000 से एभव लोग ज्वाइन है। ठीक है, आ जाना। जिनके दिल में दर्द है तकलीफ़ है छोड़ के चली गई है, तो वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को जाकर के फॉलो कर लेना, संदीप -1842 मेरा इंस्टाग्राम आईडी यही है। ठीक है, चलो आते हैं सर, फॉलो कर लेना वरना रात में सपना में आएंगे तुम्हारे सिस्टम को ख़राब कर देंगे चलो आते हैं सर, क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा होता है, प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा बराबर होता है क्या, प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा बराबर क्या होता है। हमने क्या बोला है, प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा बराबर क्या होता है। देखो सर, कहता है विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक, प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक, सही बात, संलयन के सापेक्ष विखंडन में अधिक, गलत बात, संलयन के में विखंडन दोनों में एक समान, गलत बात, समय के अनुसार परिवर्तनशील, गलत बात। हमसे पूछा है सर कि प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा है किसके बराबर, प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा है किसके बराबर, तो विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। हमसे पूछा प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा है किसके बराबर, तो विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। कहता है
प्रति इकाई द्रव्यमान निष्कासित ऊर्जा किसके बराबर है? तो विखंडन के सापेक्ष संलयन में अधिक। ठीक है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना पड़ेगा सर। सवाल बहुत हल्का है सर, बहुत हल्का है सर। एक बार कोशिश तो करो, पक्का सिलेक्शन तय है। आ जाना। कहता है ना सर, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, कौन? जूल के ऊष्मा के सिद्धांत, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत खोपचा। आ जाना। जूल के ऊष्मा के सिद्धांत खोपचा। जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I² RT। हाँ, हमने क्या बोला है? जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है I² RT। क्या होता है सर? I² RT, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। ठीक है। आना सवाल नंबर 13, काहे को होगा फेरा। सवाल नंबर 13 में एक बार कमेंट करना मेरे भाई। क्या कहता है कि यदि धातु की तार की लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखो सर, धातु की तार की लंबाई को करेंगे 2 गुना। मान लो तार की लंबाई x है, इसको हमने कर दिया 2x। तो हमसे पूछा तार का प्रतिरोध क्या होगा? तार की लंबाई को हमने कर दिया दुगना, तो प्रतिरोध क्या होगा? तार की लंबाई को हमने कर दिया दुगना, तो प्रतिरोध भी हो जाएगा दुगना। ठीक है सर। आ जाना। क्या हो जाएगा सर? ये दुगना। क्या हो जाएगा सर? ये दुगना। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई। ठीक है। प्रतिरोध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तार की लंबाई। तो कहता है सर, अगर लंबाई को करेंगे 2 गुना तो प्रतिरोध भी होगा 2 गुना। अगर लंबाई को करेंगे 10 गुना तो प्रतिरोध भी होगा 10 गुना। अगर लंबाई को कर देंगे आधा तो प्रतिरोध हो जाएगा आधा। ठीक है सर। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि यदि धातु के तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए, धातु के तार की लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध होगा दुगना। धातु की तार की लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध हो जाएगा दुगना। अगर तार की लंबाई को करेंगे आधा तो प्रतिरोध हो जाएगा आधा। सवाल नंबर कितना? 14 की तरफ आइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। कहता है विद्युत धारा के विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है क्या? किसके लिए? हमें विद्युत धारा का उत्पादन के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा का उत्पादन के लिए हमको कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है? विद्युत धारा के उत्पादन के लिए हमें कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है? तो जनरेटर का यूज किया जाता है। हम लोग अपने घर में, अपने गांव में आज ना बिजली आ गया सर, पहले अभी भी कोई पूजा होता है, कोई शादी फंक्शन होता है तो हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा का उत्पन्न के लिए सर। ठीक है। तो हम लोग किसको मारेंगे? जनरेटर को मारेंगे, ना कि मोटर को मारेंगे, ना तो मीटर को मारेंगे, ना तो गैल्वेनोमीटर को मारेंगे। कितना लोग मारेगा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मारिएगा चल जाइएगा खोपचे में सर, मीटर मारिएगा चल जाएगा गंगे नहाए ले। वो मोटर मारोगे सर तो चल जाओगे ससुराल। इसको मारोगे सर तो चल जाओगे सिलेक्शन की ओर। ठीक है सर। आ जाना। कहता है विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है क्या? विद्युत धारा के उत्पादन करना है। विद्युत धारा का उत्पादन के लिए कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है? धारा का उत्पादन के लिए जनरेटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जनरेटर का। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 15 की ओर आइएगा सर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। कहता है वह कौन सा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा का उपस्थिति का पता लगा सकता है? वो कौन सा उपकरण है जिसमें किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाया जा सकता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाया जा सकता है, वो कौन सा उपकरण है? कहता है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाया जा सकता है, उसका नाम क्या है सर? बड़ा गजब सवाल है सर, अजब प्रेम की गजब कहानी है सर। ठीक है। आ जाना। कहता है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाया जा सकता है, वो हमारा वोल्टमीटर नहीं होता है सर, वो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। ये गैल्वेनोमीटर वह यंत्र है जो विद्युत धारा की
विद्युत धारा का पता लगा सकता है कि किस परिपथ में है, पता लगाया जा सकता है कि वो किस परिपथ में है। हमने क्या बोला है कि अगर आपको ये पता करना है कि विद्युत धारा जो है वो किस परिपथ में है तो आप गैल्वेनोमीटर का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। हमसे पूछा कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाया जा सकता है उसका नाम क्या है, तो गैल्वेनोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिला। चलो आना सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, जरा गौर कीजिएगा सर कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। सवाल देखने में बड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन सर पूछेगा मेरे भाई तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना कहता है विद्युत धारा वाहन करने के लिए विद्युत धारा वाहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आए की बोल दिया रे। कहता है विद्युत धारा वाहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, गलत बात। कहता है विद्युत धारा वाहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य नहीं होता है। जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं घटता जाता है, गलत बात। जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं बढ़ता जाता है, गलत बात। सभी बिंदुओं पर समान होता है, मेरे अनुसार से सभी बिंदुओं पर समान होता है सर, ठीक है। आ जाना बुक के अनुसार से भी यही सही आंसर है, ठीक है। कहता विद्युत धारा वाहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका विद्युत धारा वाहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। कहता है विद्युत धारा वाहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होते हैं, ठीक है। सभी बिंदुओं पे क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला कहता है 17 नंबर, क्या मेरे भाई जरा गौर करना। 17 में हो तू खतरा, तनी सर संभल के, ठीक है भाई। देखो सर मैं तो हमेशा से कहूँगा ना, मैं तो हमेशा से एक ही चीज़ कहूँगा सर कि जब तक सिलेक्शन आपके सामने झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रोकेगा नहीं सर। सिलेक्शन लेंगे चुटकियों के चोट पे, ठीक है सर। आ जाना क्या कहता है सर, तनी थोड़ा सा पता है सर, अपने अंदर एक लक्ष्य रखो, ठीक है। अपने अंदर एक उद्देश्य रखो सर, अपने अंदर एक सीमा रखो सर कि मुझे यहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है। इसके लिए मुझे खुद को कुर्बान क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन पहुँचना है तो पहुँचना है सर, ठीक है। आना कहता है विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। देखो सर अब यहाँ से समझना, अगर मान लो धारा की दिशा ए से बी है, मान लो धारा जा रहा है ए से बी, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा सर वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होगा, बी से ए होगा, ठीक है। आ जाना कहता है विद्युत धारा की दिशा ली जाती है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के समान, गलत बात। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में ली जाती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की विपरीत में ली जाती है, ठीक है। हमसे यही पूछा है सर क्या कि विद्युत धारा की दिशा ली जाती है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत में। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी है तो धारा बी से ए होगा, अगर इलेक्ट्रॉन P से Q है तो धारा Q से P होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो धारा इन्हें से इन्हें आएगा, अगर धारा इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, ठीक है सर। तो हमें कहता है विद्युत धारा की दिशा ली जाती है तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा की विपरीत में ली जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा की विपरीत में ली जाती है सर। ये सवाल देखोगे ना सर तो बड़ा तागड़ा वाला फील होगा, इतना हैवी वाला फील होगा ना सर। और ये सवाल बहुत इजी है सर, इतना ज़्यादा इजी सवाल है कि इसके बारे में हम जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। लेकिन सर सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे ना सर कि इसका कॉन्सेप्ट पहले आप जानने की कोशिश करना, ठीक है। आ जाना देखो हम 1 मिनट में इस सवाल को बना देंगे सर। जैसे सपोर्टेड माना कि ये किरण जा रही है तो जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, और ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा क्या अभिलंब है। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण क्या बनाता है, आई बनाता है, ठीक है। और ये किरण वापस जा रही है तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण क्या बनाता है, आर, और ये वाला कोण क्या है, थीटा। ये जो थीटा है ना सर ये यहाँ पे थीटा है, ठीक है।
और हमसे क्या पूछा है कि एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर प्रकाश आपतित होती है तो थीटा का मान क्या होगा, हमसे ये थीटा पूछा। सबसे पहले ये सोचना सर कि ये कोण आई जो होगा ये कोण आर के बराबर होगा, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश की परावर्तन का नियम ही है, प्रकाश की परावर्तन का नियम क्या बोलता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हमने क्या बोला कि प्रकाश की परावर्तन का नियम क्या बोलता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ये कोण आई बराबर कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सर आप जरा सोचिएगा कि ये कोण आई बराबर कोण आर, अब जरा ऐसे सोचिएगा, थोड़ा सा फिजिक्स को जब बनाते हैं ना तो टेढ़ भाषा में बनाइएगा। अब देखो ये अभिलंब है, जब ये अभिलंब है मतलब सीधा खड़ा है, तो इसके साथ ये पूरा के साथ ये कोण 90 बनाएगा। इसका मतलब जब ये पूरा के साथ कोण 90 बनाएगा तो ये इतना 35 है और ये इतना आई है, यानी कहने का सेंस है, इसको लिख सकते हैं 35 डिग्री प्लस कोण आई बराबर 90 डिग्री आ जाना, यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा सर, 90 में से 35 घटेगा 55 डिग्री, यानी कहने का सेंस है कि ये वाला आई जो है वो 55 हो गया। और जब आई 55 है कर मतलब आर भी कितना 55, इसका मतलब ए भी क्या हो गया 55 हो गया। अब सोचना सर ऐसे सोचना कि अब देखो ये वाला अभिलंब है तो ये अभिलंब और इसके ये पूरा के साथ कोण कितना बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला 90 और ये वाला 90 तभी तो पूरा 180 डिग्री। ठीक है सर आ जाना। अब सोचो ये यहाँ से यहाँ कितना है सर, इसको लिख सकते हैं कोण आर प्लस कोण थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। ये कोण आर प्लस कोण थीटा बराबर 90 और कोण आर कितना है 55 डिग्री, ये 55 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, उधर जाएगा सर तो थीटा का मान हो जाएगा 90 माइनस 55 और बोले तो कितना 35 डिग्री, और 35 डिग्री बोले सर तो ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट नहीं ना है सर, अगर है थोड़ा सा भी तो बता दो मेरे को भाई, क्योंकि देखो मेरा सिंपल फंडा सिंपल रूल है कि आपकी वो हर परेशानी को क्या करना है ख़त्म करना है सर, वो भी झटके में ख़त्म करना है। ठीक है चलिए आते हैं सर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या कहता है 19 नंबर। सर ये सवाल देखोगे ना तो दिल और दिमाग दोनों गदगद हो जाएगा। मैं सर तो बॉडी मेरा इतना वीकनेस फील हो रहा है मेरे शरीर में, इतना ज़्यादा हम थके हुए हैं ना सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है लेकिन सर मेरा सपना है कि आप सबको सिलेक्शन दिलाना है, तो आप सबको देखते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा एनर्जी आ जाता है सर। ठीक है कहता है निम्नलिखित में कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है। सवाल समझा कि नहीं समझा। कहता है कौन निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण है जो किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है। प्रकाश को केंद्रित करना मतलब प्रकाश को केंद्रित करना मतलब इसका मतलब प्रकाश को बड़ा रूप में दिखाना, प्रकाश को बड़ा रूप में दिखाना इसका मतलब समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो ये केंद्रित नहीं करेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो ये भी केंद्रित नहीं करेगा। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब प्रकाश को केंद्रित करके बताएगा। ठीक है सर उसे हम लोग क्या कहेंगे अवतल दर्पण। कहता है निम्नलिखित में कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है, तो केंद्रित करने के लिए प्रयोग में जो लाया जाता है वो अवतल दर्पण को लाया जाता है। ठीक है प्रकाश को केंद्रित करने में जो प्रयोग किया जाता है सर वो अवतल दर्पण को किया जाता है। सवाल नंबर 20। सर जी ये 20 नंबर तो नहीं देखा ना, ये 20 नंबर कितने लोग सही करोगे सर। जिनको प्रिज्म का मतलब फिगर पता होगा तो वो बंदा बता दिया होगा। ठीक है सर आ जाना। देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा प्रिज्म है सर, यहाँ पे ये प्रिज्म है, यहाँ से एक कलर जाती है इसको हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश। आ जाना ये इस प्रकार से जाता है, फिर ये इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आ जाना ये सीधे चलता रह गया तो ये गलत बात हो गया, क्योंकि यहाँ से जाता है फिर इधर मुड़ जाता है सर। ये देखो ये यहीं से मुड़ गया, यहाँ से नहीं मुड़ना है यहाँ से मुड़ना है। ठीक है सर आ जाना तो ये भी गलत हो गया सर। आ जाना देखो ये भी गलत हो गया सर, जाके यहाँ से मुड़ा गलत हो गया, ये देखो सही है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी सही है। ठीक है चलो आते हैं सर अब हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में आते हैं। ये केमिस्ट्री का पहला सवाल आपके सामने हम पेश कर दिए हैं, तनी है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर अब कुछ दिन के बाद ना सर 2 4 5 क्लास मेरा कर लोगे ना तो तेरी आंखों में सिलेक्शन का चेहरा दिखेगा सर। ठीक है आ जाना। कहता है क्या सर कि डॉट 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 गैस विसरित होती है निम्नलिखित। कहता है कौन सी गैस विसरित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। अच्छा
जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस विसरित होता है? वो गैस का क्या नाम है जो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके विसरित होता है? वो गैस का क्या नाम है जो विसरित होता है जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गलत बात, क्लोरीन गलत बात, ऑक्सीजन गलत बात, हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन गैस विसरित होती है, वो हाइड्रोजन गैस विसरित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया होता है। ठीक है सर, तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करता है, कौन विसरित होता है? तो हाइड्रोजन गैस विसरित होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलते हैं सर, आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना सर 22 नंबर कि किसी घोल का पीएच मान क्या होगा? अच्छा, हमसे पीएच मान पूछा। यदि उसमें H+ आयन का संद्रण हो तो 0 पॉइंट इतना मोल होगा। देखो सर, H+ आयन का संद्रण है, किसका संद्रण है? H+ आयन का संद्रण है। ठीक है सर, H+ आयन का संद्रण है। H+ आयन का कितना दिया हुआ? 0.0 मोल दिया हुआ, इतना। अच्छा, इसको लिख सकते हैं, ये पॉइंट को हटा करके बट्टा में कितना 100 लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बट्टा में 100 कर देंगे, यानी ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 100। इसको ऊपर करके लिख सकते हैं 10 पे पावर -2। कहोगे कैसे गुरुजी? क्योंकि 1 है, नीचे में 2 जीरो, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर कर दो 10 पे। अब इसको ऊपर करके लिख सकते हैं 10 पे पावर -2, यानी H+ आयन जो है सर हमारा 10 पे पावर -2 है। यहाँ तक सब कुछ में आया। H+ आयन जो है वो 10 पे पावर क्या है? -2 है। अब सोचना सर, हमसे पूछा क्या? पीएच मान। तो पीएच बराबर होता है -log H+ आयन। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेना। पीएच निकालने का फार्मूला होता है -log H+ आयन। हमने क्या बोला? पीएच निकालने का फार्मूला होता है -log H+ आयन। अब इसको क्या करना है सर? -log H+ आयन। H+ आयन का जो मान है वो 10 पे पावर -2 है। कितना है मेरे भाई? -2 है। अब क्या करना है सर? ऐसे सोचना है, ये आपको पीएच बराबर, देखो ये -2 है ना सर, जब हम लोग लिखते हैं log A/B पे पावर m, अगर इस पे पावर ये है, इसका मतलब इसको हम लोग आगे लिखते हैं। इसी प्रकार से ये पावर में -2 है तो -2 को आगे कर देंगे, यानी हो जाएगा माइनस, पहले से यहाँ है माइनस, पहले से है, फिर -2 लिखेंगे और फिर log कितना 10 लिखेंगे। अब ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, यानी पीएच बराबर ये 2 हो जाएगा। अब सोचना log 10 का मान क्या हो जाएगा? तो log 10 का मान 1 हो जाता है। log 100 का मान क्या हो जाएगा? तो log 100। तब सोचना log 100 में कै जीरो? 2 जीरो, तो इसका मान 2 हो जाता है। आपसे पूछेंगे log 1000 का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें कै जीरो? 3 जीरो, तो वैल्यू 3 होता है। आपसे पूछेंगे log 10,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 10,000 में 4 जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर। तो यहाँ पे 10 में 1 जीरो, तो 1 आंसर हो जाएगा, यानी 2 1 कम 2 बराबर कितना? 2, यानी 2 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट ना है बाबा, होने नहीं देंगे रे। चलो सर, आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा इसको शिद्दत से। कहता है अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है? अमाशय रस का पीएच मान, देखो सर, अमाशय, आज थोड़ा मैं सीरियस मूड में हो गया हूँ। अमाशय रस का पीएच मान, अमाशय रस का जो पीएच मान होता है ना सर, वो हमारा होता है 1.4 होता है। अमाशय रस का जो पीएच मान होता है वो 1.4 होता है। इसका अम्लीय गुण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कारण होता है। ठीक है, इसका अम्लीय गुण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका अम्लीय गुण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl के कारण होता है। अमाशय में अम्लीय गुण किसके कारण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। ये भी कभी पूछ सकता है कि अमाशय में अम्ल का गुण किसके कारण होता है? तो HCl के कारण होता है। ठीक है सर, अमाशय का पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है। क्यों? क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तब हम कह दिए कि ये किस गुण का है सर? अम्ल के गुण का है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि अमाशय जो है वो अम्ल के गुण में क्यों है? तो अमाशय जो है सर वो HCl के कारण अम्ल के गुण में वो है। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन। देख रे पगला, ये तो पागल बनाने वाला सवाल है सर, सवाल बड़ा कंटाप है। ठीक है, ज़रा पेशेंस बना करके रहना। ठीक है सर, चलिए आते हैं, देखते हैं क्या कहता है कि एल्कली की उपस्थिति में एक अस्तर
का जलीय अपघटन कहलाता है क्या? एल्कली की उपस्थिति में एक अस्तर का जलीय अपघटन कहलाता है क्या? एक अस्तर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? कौन अपघटन? जलीय अपघटन। अब कहिएगा सर कि ये जलीय अपघटन क्या है? बड़ा समस्या गंभीर है मेरे भाई। कहता है अल्कली की उपस्थिति में एक अस्तर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? जैसी बोलेगा जलीय अपघटन तो जलीय अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। साबुनीकरण। जलीय अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण। जलीय अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण। ठीक है सर। अगला अगला क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना कि कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है। अच्छा, कठोर जल जो है वो साबुन के साथ क्या बनाता है? पृष्ठ मल बनाता है। आ जाना, पृष्ठ मल बनाता है। एक कहता है कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जैसी बोलेगा पृष्ठ मल बनाता है, जैसी बोलेगा पृष्ठ मल बनाता है तो ये CaCl2 के कारण होता है। ठीक है। जैसे आपसे बोलेगा कि कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है। कठोर जल, अरे कौन जल? कठोर जल किसके साथ? साबुन के साथ क्या बनाता है? पृष्ठमल बनाता है। जैसे बोलेगा सर पृष्ठमल बनाता है तो वो CaCl2 के कारण बनाता है। किसके कारण बनाता है? CaCl2 के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण। किसके कारण? कैल्शियम क्लोराइड के कारण। ठीक है सर। आइएगा, अगला कहता है कि एल्यूमिनियम वायुमंडल O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह क्रिया किसका है? देखो सर, आ जाना, जब O2 कहता है एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है। देखो सर, ऐसे समझना, यहाँ समझना, ये एल्युमिनियम है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आया। ऑक्सीजन का हमारा जो संयोजकता होता है मेरे भाई वो 2 होता है, एल्युमिनियम का जो संयोजकता होता है वो 3 होता है। अब सोचना सर, अब दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तो ये ऑक्सीजन जो है वो इसके घर में चोरी करेगा और ये इसके घर में चोरी किया। ये बंदा सोचने लगा कि हम तो इसके घर में चोरी किए लेकिन हम घाटे में रह गए हैं। अब सोचना सर, पहले एल्युमिनियम के साथ था 3 लेकिन अब एल्युमिनियम के साथ कितना हो जाएगा? 2। तो अब ये हो जाएगा Al2O3। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारे तकलीफ़ों को मैं कर दूंगा यूं ख़त्म। यूं मतलब समझता है तुम लोग रे कि नहीं समझता है? नहीं समझता है तब वो बोलो, हम समझा देंगे। आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा सर। अगला 27 नंबर क्या कहता है? कहता है एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। अच्छा, एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। जैसी बोला लवण तो लवण का pH मान हमसे पूछा है, तो लवण का pH मान 7 के बराबर होता है। ठीक है सर। अगर वो कहता कि अम्ल बनाता है, अगर ये बोलता कि अम्ल बनाता है तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगर ये बोलता कि क्षारक बनाता है या फिर क्षारीय बनाता है तो इसका pH मान 7 से अधिक होता, इसका pH मान क्या होता? 7 से अधिक होता। ठीक है। हमें बोलता है कि एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। जैसी बोला लवण बनाता है तो इसका मतलब ये 7 के बराबर होगा। अगर वो बोलता अम्ल बनाता है तो 7 से कम होता। अगर वो बोलता क्षारीय बनाता है तो 7 से अधिक होता। अगर बोलता लवण के जगह उदासीन बनाता है तो उदासीन का भी pH मान 7 के बराबर होगा। चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। ये 28 नंबर क्वेश्चन, ना सवाल ये मेरे नाम ना सवाल ये तेरे नाम, ये सवाल आपके एग्जाम का नाम। ठीक है सर। आ जाना, कहता है क्या सर कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाता है। अच्छा, संगमरमर का सूत्र कौन कौन बताएगा? संगमरमर संगमरमर का CaCO3 होता है, CaCO3। ठीक है, CaCO3 संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। आ जाना सर। कहता है, हम सही बोला ना रे, हम भी कंफ्यूजने में हैं। आ जाना, क्या बोला है सर कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाता है, या अभिक्रिया है, देखो सर चूना बनाता है।
आर्द्रता वो CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। देखो सर, संगमरमर CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब CaCO3 जो है सर वो हमारा CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, तो तब बनाता है क्या सर, चूना बनाता है। तो चूना बनाता है, जब चूना बनाता है मेरे भाई, तो चूना का सूत्र क्या होता है, जरा कमेंट कर देना सर, चूना का सूत्र क्या होता है, कमेंट कर देना। तो ये कहलाता है योगात्मक अभिक्रिया का, किसका रूप कहलाता है, ये योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। कौन कहलाता है, योगात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, योगात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, योगात्मक कहलाता है। ये योगात्मक होगा, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आइएगा तनी 29 नंबर सवाल की तरफ। 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है। भार बढ़ेगा तो क्षार धातुओं का गलनांक क्या होगा सर। तो जब भार बढ़िस तो गलनांक का हो बिसरे, तो भार बढ़िस तो गलनांक घटिस, और भार घटिस तो गलनांक बढ़िस। आ जाना, आपसे पूछेगा कि परमाणु भार बढ़ने के साथ धातुओं का गलनांक क्या होता है, तो घटता है। अगर बोलता कि परमाणु भार घटने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है, तो बढ़ता है। अगर यहाँ पे बोलेगा बढ़ता है तो गलनांक होगा घटता है। अगर ये बोलता घटता है तो ये होता बढ़ता है, ठीक है सर, उल्टा काम करेगा, दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये 30 नंबर सवाल है सर, और आज के क्लास का ये अंतिम सवाल है सर, ठीक है। और हो सकता है सर आज शाम को 6 बजे हम आपको लेकर के आ रहे हैं 3 घंटा का महामैराथन, जिसमें सर हम आपको ये 2 क्लास में पूरा फिजिक्स खत्म कर देंगे, और फिर 3 घंटा में आपको हम 6 घंटा में पूरा फिजिक्स, और 6 घंटा में पूरा केमिस्ट्री, और 6 घंटा में पूरा मैथ। यानी कहने का सेंस है सर कि हम आपको 18 घंटा की क्लास में आपको हम पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। कहते हैं निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है सर, आप जरा बताना। कहता है जल के उबालने से जल वाष्प का निर्माण होना, ये भौतिक परिवर्तन है या नहीं, कमेंट करना। बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त होना, भौतिक परिवर्तन है या नहीं बताना। जल में नमक का घुलना, भौतिक परिवर्तन है या नहीं बताना। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन होना। देखो सर, भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब वैसा परिवर्तन जो एक बार बदल जाने के बाद वो दोबारा अपने वाला शेप में नहीं आना। कहता है जल के उबालने के जलवाष्प का निर्माण होना, फिर जलवाष्प से जल का निर्माण हो जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। बर्फ के पिघलने से जल का प्राप्त होना, ये भी फिर दोबारा जल बन जाएगा, गलत बात। फिर कहता है जल का नमक का घुलना, ये भी गलत बात। कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन होना, ये दोबारा पहले वाला शेप में नहीं आएगा, पहला दोबारा फिर LPG का वो निर्माण नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसका सटीक जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन आप एक कमेंट कर दीजिएगा कि भौतिक परिवर्तन का एक और आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आप ये बता दीजिए कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो आज तक का इतना ही क्लास रहेगा मेरे भाई, माफ़ करना, बाकी हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ये बात आपको फील होने नहीं देंगे सर, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा जरा कमेंट करके बता देना सर। बाकी सर थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस है, बाकी हम आपके साथ खड़ा रहेंगे हमेशा। चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सर दुनिया क्या बोलता है इस बात को छोड़ देना, अपने दिल पे हाथ रखना, और आपका दिल क्या बोलता है अपने दिल की बात को सुनना, और बाकी सर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। बाकी थैंक यू, लव यू।